नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि मध्यनगर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ढेर सारे आंसर मिले हैं और उस ढेर सारे आंसरों में सारे आंसर सही ही प्रतीत हुए हैं। उसका आंसर है धौलावीरा। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है उनके नाम स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, लेकिन आपने केवल और केवल कोशिश नहीं की थी। अगर कोशिश करते तो जरूर आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर देते। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वह किन नदियों के तट पर बसे हुए थे, और उन नदियों के तट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हुए भी चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जिन नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं हम आगे इन्हें वैदिक सभ्यता में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित था। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे नदियों के किनारे, नदियों के किनारे स्थित नगर। ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता में अब तक लगभग 1500-1700 नगर मतलब के जगहों की खोज हो चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नगरों के बारे में ही हमसे पूछा जाता है। तो उन्हीं कुछ प्रमुख नगरों में से हमको उन प्रमुख नगरों को ध्यान देना है जिसके बारे में यूपी, पीसीएस, आईएएस, नेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि हर जगहों पर बहुत बात पूछा जाता है। और क्वेश्चन का जो थीम होता है केवल और केवल ये पूछना है कि आपके कितने आपने उस चीज को अच्छे से देखा है। उसमें से आपको क्या दिया जाएगा, मिलाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि किसका संबंध किस नदी से है। तो आप पहला डालिएगा, एक तरफ लिखिएगा जगह या स्थल, और दूसरी तरफ लिखिएगा नदी। ठीक है, इस नदी की तरफ एक लाइन खींच लीजिएगा और एक इधर, और बनाइएगा एकदम ऐसे ही चार्ट। पहला पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। क्या लिखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, तो वह था सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और जैसा कि मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो पहले लिखिएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पे है, सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। इसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के तट पर और कौन से नगर स्थित है, क्योंकि इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो दो नगर और हैं जिनके बारे में आपको जानना है, चहुंदड़ो क्या है, चहुंदड़ो और कोटदीजी दो ऐसे स्थल है जो कहां स्थित है, सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो कामा कोटदीजी, कोटदीजी ये है सिंधु नदी घाटी के तट पर अब स्थित प्रमुख नगर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्थल हड़प्पा की बात करेंगे। और पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, और यह एक ऐसा स्थल है जो बहुत बार कई बार एग्जाम में हमसे पूछा गया। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी, रावी नदी। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी केवल मैं नदियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आगे आपसे ये जब मैं स्पेशल मोहनजोदड़ो हड़प्पा बढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा किस छोर पर भी स्थित थे, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चीज को हमें पहले तो ध्यान रखना है किस नदी के तट पर थे, और उसके पश्चात हम क्या करेंगे जब स्थल पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्थल किस छोर पर भी स्थित था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोपड़ के बारे में। कहां के बारे में, रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे। रोपड़ स्थित कहां पे है, पंजाब। रोपड़ कहां है, पंजाब में स्थित है। और मैंने आपको बताया था रोपड़ से किसके साथ छुपाए गए हैं, मानव के साथ
कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। और रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। और मैंने आपको बताया था कि रोपड़ का एक और नाम क्या था? रूपनगर था। तो रोपड़ के सामने हम क्या लिखेंगे? सतलज नदी, सतलज नदी। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? रोपड़ हो गया। अब बात करेंगे मांडा। किसकी? मांडा। और मांडा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। क्या है? सबसे उत्तरी स्थल है। और किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो हम क्या डालेंगे? मांडा। मांडा और किस नदी के तट पर है? चिनाब। और कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये हो गया कहां का? मतलब कि हड़प्पा का उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। और ये कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बाणावली। क्या है? बाणावली और कालीबंगा। क्या है? बाणावली और कालीबंगा। पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर ऑब्लिक सरस्वती नदी तट पर स्थित है। तो लिखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा, काम बाणावली, बाणावली, सरस्वती, सरस्वती ऑब्लिक घग्गर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका और भी नाम है, इसका और भी नाम है रैनी, हकड़ा इत्यादि नाम है, जिसके बारे में हम कहां बात करेंगे? वैदिक सभ्यता में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी स्थल पाए गए हैं, क्या है? जितने भी स्थल पाए गए हैं सर्वाधिक कहां पाए गए हैं? सरस्वती घाटी के तट पर पाए जाने के कारण इसका एक और नाम क्या पड़ता है? सरस्वती नदी घाटी भी इसका नाम पड़ता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लोथल। क्या पूछा जाता है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? क्या पूछा जाता है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल, पहली बात तो हमको कहां रखना है कि लोथल कहां पे है? गुजरात में है। और यहां पर किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कहां पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों बड़ा आराम से रखिएगा, और इन चीजों से हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो एक चार्ट बनाकर रख लेंगे और इस चार्ट को हम बार बार पढ़ेंगे, जिससे क्या हो, हम इस चीज को याद कर सकें। नेक्स्ट जो स्थल है उसके बारे में हम बात करते हैं। कौन सा है? सूतकांगेंडोर। क्या है? सूतकांगेंडोर। और सूतकांगेंडोर कहां पर है? सूतकांगेंडोर, हाँ, सूतकांगेंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान पर स्थित है। और मैंने बताया था किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क या दस्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क ऑब्लिक दस्क नदी के तट पर स्थित है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्थल कौन सा है? यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। ध्यान रखना कि जो भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया है कि रंगपुर। क्या है? रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर मादर, क्या है? मादर ऑब्लिक भादर नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मादर ऑब्लिक भादर नदी के तट पर स्थित है। और यह क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। कहां पे पूछा गया है? पीजीटी में पूछा गया कि रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भादर ऑब्लिक मादर नदी के तट पर स्थित है। और रंगपुर से सिंधु सभ्यता का ही स्थल है। रंगपुर से हमें क्या मिला है? धान की भूसी के साक्ष्य मिला है। और यहीं पर एक चीज और मैंने आपको बताया था लोथल के बारे में, और मैंने आपको लोथल में बताया था कि इसके दरवाजे कहां खुल रहे थे? मेन सड़क की ओर। कहां पर? मेन सड़क की ओर खुल रहे थे। और सबके नगर के दरवाजे कहां खुल रहे थे? पीछे की तरफ खुल रहे थे। और लोथल से हमें क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। जबकि रंगपुर से हमें क्या मिला है? धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
ठीक है, ये हो गया रंगपुर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आलमगीरपुर के बारे में। कहां के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में पढ़ेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। ठीक है, कहां पर स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसको हमको क्या करना है, याद करके रखना है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नया टॉपिक इसी हड़प्पा में। इसी हड़प्पा में हम नया टॉपिक करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है लिपि। उस नए टॉपिक का नाम है लिपि। डालिएगा लिपि। लिपि मैंने आपको बताया था कि सैंधो सभ्यता क्या है, सैंधो सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में होता क्या है, कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमें क्या मिलते हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। और सैंधो सभ्यता में जो लिपियां हमें मिली है, क्या है, जो लिपियां मिली है उससे पढ़ा नहीं जा सका है, और पढ़े ना जा सके होने के कारण ये क्या होती है, ये गूढ़ है। और गूढ़ होने के कारण क्या होता है कि जब हम इस चीज का सही से प्रोनाउंसिएशन या चीजें जो है वो एक दूसरे से टैली नहीं करती या एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, तो क्या होता है, हम सही अर्थ को नहीं निकाल पाते हैं। क्या होता है, सही अर्थ को नहीं निकाल पाते हैं। और यहाँ की जो लिपि थी, क्या है, यहाँ की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक। क्या है, इसके कई नाम है, भाव चित्रात्मक, बुष्टोभेदन, गौमूत्रिका एवं सर्पाकार। क्या है, सर्पाकार, यह इसके नाम मिलते हैं। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, जैसा कि आप क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखा आपने दोस्तों। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखेगा सैंधो सभ्यता की, सैंधो सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, सैंधो लिपि को, सैंधो लिपि को बुस्त्रोभेदन, भाव चित्रात्मक, गौमूत्रिका, सर्पिलाकार, इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंधो लिपि की, क्या है, सैंधो लिपि की सर्वप्रथम खोज किसने की। क्या है, सर्वप्रथम खोज किसने की, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है उत्तराखंड पीसीएस में कि सैंधो सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम कब खोजा गया था, तो उसका टाइम पीरियड था 1853। तो लिखिएगा सैंधो सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में
अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। क्या था? खोजा था। ठीक है, ये होगा सिंधु लिपि की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि सिंधु लिपि में क्या है? सिंधु लिपि में मूल 52 शब्द है। क्या है? मूलतः 52 शब्द है या 52 अक्षर हैं और इन्हीं से मिलकर 250 से 400 चित्राक्षर हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें क्या होता है? एक दूसरे से टैली नहीं करते या फिर एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं होते, इसलिए इस चीज को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। और ढेर सारे विद्वान आएंगे। क्या है? ढेर सारे विद्वान आएंगे जो क्या करेंगे? इसको पढ़ने का दावा करेंगे। किसको? सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा करेंगे, लेकिन उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, क्या है? जिनके बारे में हमसे पूछा गया है, हम उसके बारे में जरूर जानेंगे। तो पहली बात तो इसमें लिखेगा सिंधु लिपि। एक मिनट, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम L.A. बेडेन ने पढ़ने का प्रयास किया था। आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम सबसे पढ़ने का प्रयास किसने किया है? तो L.A. बेडेन ने किया है। दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि कंप्यूटर के माध्यम से, क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के माध्यम से सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ने का कार्य किसने किया है? तो उसका नाम है आई महादेवन। ठीक है, लिख लीजिएगा। सिंधु लिपि को कंप्यूटर से पढ़ने का कार्य आई महादेवन ने किया था। और ध्यान देना दोस्त, ये IAS 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के माध्यम से, क्या है? कंप्यूटर के माध्यम से सर्वप्रथम सिंधु लिपियों को पढ़ने का कार्य किसने किया था? तो उसका नाम है आई महादेवन ने इसका कार्य किया है। दूसरी चीज और पूछा जाता है कि सिंधु लिपि को पढ़ने का कार्य किसने और किया था? तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। कौन है? जेम्स प्रिंसेप ने भी क्या किया है? सिंधु लिपि के उद्वाचन का कार्य किया है या पढ़ने का कार्य किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंधु लिपि को उद्वाचन, ऐसे लिखा गया है क्योंकि ऐसे ही लिखा गया, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फेरबदल करते हो तो वो क्या करेगा? क्या कहते हैं? बिकुटन, डिस्पाइसर इत्यादि नाम से प्रयोग किया है। तो आप या डिकोडर भी या यूज करते हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पे लिखेगा कि पूछा गया है सिंधु लिपि के उद्वाचन का कार्य किसने किया है? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है। सिंधु लिपि को उद्वाचित करने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, सारे क्या करेंगे? आएंगे और अपना अपना क्या करेंगे? एक तर्क देंगे। क्या करेंगे? एक तर्क देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? उन चीजों को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। दूसरी चीज हमसे पूछी जाती है कि सिंधु लिपि क्या है?
सिंधु लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य कहां पे पाए गए हैं? तो सिंधु लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मृत भांडों और मुहरों पर पाए गए हैं। किस पर? मृत भांडों और मुहरों पर पाए गए हैं। ध्यान रखना, ये मोहर सिक्के वाला नहीं है, ये मोहर सील या स्टैंप वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट करके यही बात। और चीज एक समझ लीजिएगा कि सर्वप्रथम सिक्का या मोहर या मुद्रा कहां पे पाई गई है, मतलब कब पाई गई है? तो 600 ईसा पूर्व के आसपास में पाई गई है। यहां पे जो मोहर होगी वह स्टैंप का कार्य करेगी। ठीक है, तो लिखिएगा सिंधु लिपियों के सर्वाधिक साक्ष्य मुहरों एवं मृद भांडों पर प्राप्त हुए। ठीक है, एक चीज और यहीं पे लिखेगा कि सिंधु सभ्यता में मूलतः शब्द कितने थे, मतलब कि मूलतः शब्द कितने थे? 52 थे। ठीक है, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जानते हो कि चीजें, बहुत सारी चीजें क्या होती है आपको किताब में मिलती हैं, लेकिन हमको क्या करना है? सिलेक्टिव चीज ही पढ़नी है। और उन सिलेक्टिव चीज में हम ध्यान देते हैं कि पेपर में हमसे पूछा क्या है गया है और हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या होता है ढेर सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम उस चीज का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा गया। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि आप क्या करें? प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो इसमें लिखेगा सिंधु सभ्यता में मूलतः 52 शब्द है। 52 शब्द है। और एक चीज और यहीं पे नोट करके लिखिएगा, मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता कैसी है? प्रोटो हिस्टोरिक है। यहीं पे एक चीज छूट रही थी कि प्रोटो हिस्टोरिक साक्ष्य क्या है, कि एक इसमें इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि कहां से 10 अक्षरों का अभिलेख या साइन बोर्ड इत्यादि नामों का प्रयोग करके पूछा गया कि कहां से प्राप्त हुआ है। तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिखिएगा धौलावीरा से हमें 10 अक्षरों का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हो गया लिपि से संबंधित हमारे यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसको क्या करिए, या तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसमें एक और नया टॉपिक आज पढ़ेंगे। एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और वह नया टॉपिक है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। मैंने आपको नगर व्यवस्था में बताऊंगा आगे कि नगर व्यवस्था में देखा जाएगा कि मानव कृषि के साथ क्या कर रहा है? कृषि के साथ पशुपालन एवं व्यापार भी कर रहा था। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि पशुपालन में सिंधु सभ्यता में क्या है? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रिय या उपयोगी, या फिर ये कह लीजिए कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट किस पशु का था? तो वह था एक श्रृंगी बैल। क्या था? एक श्रृंगी बैल। सिंधुवासी क्या है? सिंधुवासी बैल गाय, बकरी, सुअर, हिरण इत्यादि से क्या है? परिचित है। क्या है? परिचित है। और इनके बारे में हमसे पूछा जाता है और उसमें ढेर सारी चीजें को हमें ध्यान रखना है।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में किन किन पशुओं के साक्ष्य पाए गए हैं। आपसे आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में किसके किसके साक्ष्य पाए गए हैं, और ऑप्शन में क्या रखा है, शेर को रखा है। क्या है, ऑप्शन में शेर को रखा है, और वो क्या है, वो क्या है, गलत है। क्योंकि सिंधु सभ्यता से बाघ के तो साक्ष्य मिले हैं। क्या है, सिंधु सभ्यता से बाघ के तो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, लेकिन शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरी चीज यहीं पर हमें ध्यान रखनी है कि सिंधु सभ्यता से घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है, घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं, सांकेतिक रूप में मिले हैं। इसका पक्का एविडेंस नहीं माना जाता कि हाँ वास्तविक रूप में सिंधुवासी घोड़ों से परिचित थे। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड में रहा है कि पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां कहां से पाए गए, या मिट्टी के अवशेष या हड्डी या इत्यादि इत्यादि चीजों के बारे में कहां से इसके साक्ष्य पाए गए। इस चीज को मैं क्या करूंगा, जब टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जो असल होगी, जैसे लोथल है, मोहनजोदड़ो है, पिराक है, सुरकोटता है, इन सब के बारे में आगे जब मैं इन टॉपिक को डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां से क्या मिला है घोड़े का। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि सिंधुवासी ऊंट के बारे में जानते थे। क्या है, सिंधुवासी ऊंट के बारे में जानते थे, और उसने पूछा है कि सिंधुवासी ऊंट का प्रयोग कहां करते थे। ऊंट का प्रयोग कहां करते थे, तो वो कहां करते थे, कालीबंगा में करते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊंट की हड्डियों, क्या है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे कि आज दोस्तों हम देखते हैं कि ऊंट कहां पाए जाते हैं, जहां पर रेतीला होता है या फिर जहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मरुस्थल कहां होते हैं, राजस्थान या फिर ऐसी जगहों पर ये चीजें होते हैं। और राजस्थान में मैंने एक स्थल पढ़ा था जिसका नाम था कालीबंगा, और कालीबंगा से ही क्या मिला है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके बारे में नेट दिसंबर 2019 में आपसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पशुपालन। इस चीज को बेटा बड़ा ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से याद करके रखिएगा कि क्या क्या सिंधु सभ्यता में किन किन पशुओं के बारे में हमें जानकारी मिली है। तो लिखिएगा हड़प्पा, पशुपालन हेडिंग डालिएगा, पशुपालन हेडिंग डालिए, लिखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग गाय, बैल, गाय बैल, भेड़, बकरी, हिरन, बाघ, हाथी इत्यादि से, हाथी कामा ऊंट कामा घोड़े इत्यादि से परिचित थे। समझा, ये चीजें हमसे पूछी गई है, यहीं पर नोट करके लिखिएगा। सिंधु सभ्यता से हमें शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट करके लिखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए एक श्रृंगी बैल
एक श्रृंगी बैल पवित्र था, एक श्रृंगी बैल पवित्र था। दोस्तों आपने अगर मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो देखा होगा कि ऋतिक रोशन जो था, क्या है, ऋतिक रोशन जो एक श्रृंगी बैल की मुहर को ही दिखाता है, जिससे क्या होता है, उससे नगर में क्या है, दुर्ग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि दुर्ग क्षेत्र कैसा था, विशिष्ट लोगों के लिए था। तो यहां पर क्या था, एक श्रृंगी बैल जो था वह पवित्र की श्रेणी में था। नेक्स्ट हम लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि घोड़े के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तरफ घोड़ा लिखिएगा और ऐसे एक ग्राफ बना लीजिएगा जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि कहां पे क्या क्या है। तो लिखिएगा घोड़े के साक्ष्य, ऐसे बनाइएगा, घोड़े के साक्ष्य। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। मोहनजोदड़ो, लोथल, नेक्स्ट पिराक, सुरकोटदा, गलियाई, सुरकोटदा, गलियाई, पिराक, लोथल एवं इनाम गांव। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलियाई, इनाम गांव एवं पिराक वाला जो साक्ष्य पूछा गया है, ये नेट में पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पाया गया, घोड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और यहां से क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक साक्ष्य पाए गए हैं। और घोड़े का सप्रतीक प्रयोग कौन करेगा, आर्य लोग करेंगे। और आर्य लोग किसका निर्माण करते हैं, वैदिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। क्या है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नहीं दोस्तों, एक लाइन और लिख लीजिएगा, ऊंट के साक्ष्य, ऊंट के अस्थियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन क्लास खत्म करने के पहले मैंने जैसे कहा था कि मैं हर क्लास के लास्ट में आपसे क्या पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो लिखिएगा, सैंधो सभ्यता ने हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? व्हाट क्वेश्चन। और ऑप्शन ए लिखेगा राखल दास बनर्जी। दूसरा लिखेगा मार्टिमर, नहीं, दूसरा लिखेगा जेम्स प्रिंसेप। सी लिखेगा दयाराम सहानी। डी लिखेगा कलिंगा। दोस्तों आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।